जय धन्वंतरी जय आयुर्वेदा। वेलकम बैक टू द मैराथन सीरीज ऑफ 2017 टू 2024, जिसमें हमने 2024 द लेटेस्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस स्टार्ट किया था। एंड उसके साथ साथ एक बार आपका एक राउंड सॉल्व भी हो जाएगा। आई होप दैट वाज अ हेल्पफुल इवेंट जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था। एंड उससे आपने कुछ बेटर इंसाइट्स लिए होंगे कि आपके क्या वीक एरियाज हैं या क्या चीज है जिस पर आप पढ़ाई तो कर रहे थे बट फोकस आपका उतना ज्यादा नहीं था कि मुझे ये चीज इतनी गहराई से पढ़नी है। ओके, एंड आई हैव टू कीप अ टच विद इट। दैट मीन्स आपको बार बार उसे रिवाइज करना है वीकली या फिर फोर्टनाइट पे 15 डेज में। करेक्ट। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे इसका 11th क्वेश्चन एंड वी विल अ लिटिल स्पीड अप फॉर दैट सो दैट वी कैन कंप्लीट वन साइकिल ऑफ दैट। ओके, एंड आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, आपको उनके आंसर्स देने हैं एट द लास्ट वीडियो। ओके, चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन था आयुर स्वास्थ्य योजना। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये जीके से आया है, आयुष जीके। आयुष स्वास्थ्य योजना लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कि आयुष स्वास्थ्य योजना जो लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, वो किससे रिलेट करती है, कौन से कंपोनेंट्स कवर कर रही है वो योजना? ठीक है। आयुर्वेदा आहार या हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष एंड पब्लिक हेल्थ एंड सेंटर एंड एक्सीलेंस, ayurveda wellness and medical value travel, central sector scheme for promotion of information education and communication, आईईसी इन आयुष एंड आयुर्वेदा वेलनेस। ठीक है। आयुर्वेदा वेलनेस एंड प्रमोशन जो है वो किसके लिए है? आयुर्वेदा वेलनेस एंड प्रमोशन जो है वो बेसिकली योग एंड वेलनेस सेंटर्स जो बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड है। एंकरेज करता है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को। करेक्ट। इसके अलावा जो इसमें बाकी सेक्टर्स दिए हैं, आयुर्वेदा आहार तो वो पोषण आहार की तरफ, गर्भिणी को भी आहार जो देना चाहिए उनसे रिलेट करने वाला सेक्शन है। फिर वेलनेस सेंटर हो गया, वो इससे रिलेटेड नहीं था। आयुष स्वास्थ्य जो है वो आयुष एंड पब्लिक हेल्थ एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिलेट करता है। सो एट द एंड ऑफ जब आपका नियर अबाउट 1 मंथ रहता है एग्जामिनेशन का, तब आयुष जीके के अपडेट्स आते हैं। जो रीसेंट अपडेट्स होते हैं वो सारे ही आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल होंगे। आप उसके लिए तब वेट कर सकते हैं और उनको तब आपको हैंड रिटन लिख लेना है, या फिर यू कैन गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दैट ऑल्सो, and then you have to revise it thoroughly at least 3 to 4 times till your examination you have to revise them। ठीक है। अब आता है बात एनालिसिस का। जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इट कैन बी अ फैक्ट कि अगली बार इनमें से किसी एक ऑप्शन को देकर उस पर पूरा एक क्वेश्चन बनाया जा सके। तो व्हाट इज योर पार्ट कि आपको इनको फिर से पढ़ लेना है। जैसे आयुर्वेदा आहार एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया, वो आयुर्वेदिक डाइट से रिलेटेड है, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI, उनका जो योगदान है उसमें सबसे ज्यादा है, बिकॉज दे हैव इंट्रोड्यूस द रेगुलेशंस फॉर आयुर्वेदा आहार। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप आयुर्वेदा के नाम से प्रमोट करते रहेंगे। आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है। जैसे ISI मार्क होता है, FSSAI मार्क होता है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन ने इसको सेफ्टी, क्वालिटी एंड उसकी लेबलिंग अच्छे से हो उसके लिए प्रमोट किया था। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड इसके अंदर आयुर्वेदा एंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी आता है कि अगर उस खाने की वजह से, या फिर जैसे आप देखते हैं पतंजलि आटा आता है या फिर किसी और भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, है ना, आई विल नॉट नेम अदर ब्रांड्स टू, तो उनमें से अगर कोई चीज आपको टॉक्सिसिटी कर रही है या कोई और दिक्कत आपको हो रही है किसी भी ब्रांड को रेगुलर लेने से, तो फिर वो विड्रॉ किया जा सकता है अगर वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है। इवन उसके साथ साथ आपको इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा एंड इट इज अंडर द नेशनल आयुष मिशन, उसके अंडर इसको इन्होंने कवरेज दिया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद ये आयुष स्वास्थ्य योजना से ही रिलेटेड है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च करता है इन द रीसेंट ईयर्स, वो हमें पता होनी चाहिए। सिर्फ नाम पता नहीं होना चाहिए, उसके अंडर कि वो रिलेटेबल किससे है। आयुष स्वास्थ्य इज रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड है। ओके, एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं, उनसे रिलेट करता है। नेक्स्ट आते हैं हम रेड मैन सिंड्रोम। ओके, किस पे आते हैं हम? रेड मैन सिंड्रोम पे आते हैं।
has been associated with rapid IV injection of the following antibiotics. तो बच्चे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा होता है, या तो आप अटेम्प्ट करेंगे रिस्क लेने के लिए या तो आप छोड़ देंगे। ठीक है। रेडमैन सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होता है, देयर इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। वो क्यों होता है? ड्यू टू द रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ द वैनकोमाइसिन एंटीबायोटिक विच इज यूज टू ट्रीट सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो है, इसमें क्या करते हैं यहाँ पर, जो रेडमैन सिंड्रोम सिंड्रोम होता है किसी को, वो रैपिडली, मतलब एकदम से किसी को रैपिड आपने आईवी दिया है वैनकोमाइसिन का, तब आपको ये रेडमैन सिंड्रोम उसमें दिखता है। इसमें क्या होता है, एकदम से जो पेशेंट है उसका चेहरा एकदम रेड हो जाता है, एरिदिमा उसको मिलेगा। मतलब होता है ना कभी कभी टाइफाइड के जब बॉटल्स चढ़ रही होती हैं किसी को, तब उनकी वेन्स भी बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं एंड स्पॉट्स भी आ जाते हैं किसी को। वैसे ही रेडमैन सिंड्रोम में क्या होता है, फ्लशिंग एंड रेडनेस होती है, एरिदिमा आपको मिलेगा, प्यूराइटिस मतलब इचिंग आपको बहुत मिलेगी, ब्लड प्रेशर उसका कम हो जाता है, फीवर एंड चिल्स उसे आने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ वैनकोमाइसिन होता है तो वो ट्रिगर कर देता है हिस्टामिन का रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल्स, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो जाता है। वैसोडाइलेशन होने की वजह से रेडनेस, फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन उसमें मिलता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब भी वैनकोमाइसिन आपको इन्फ्यूज करना है तो उसको हमेशा स्लो इन्फ्यूजन करना है, एटलीस्ट 1 घंटा लेना है। 60 मिनट्स में आपको वो इन्फ्यूजन आईवी के थ्रू किसी भी पेशेंट को एज ए एंटीबायोटिक देना होता है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो आईवी फ्लूइड्स, एंटी हिस्टामाइन्स जो है वो यूज किए जाते हैं, वहां पे इन्फ्यूजन को स्टॉप कर दिया जाता है। ओके, जैसे मोनोसेफ वगैरह के जो होते हैं इंजेक्शन, जब हम उनका भी आईवी देते हैं तो स्लोली स्लोली दिया जाता है, एकदम से एक बार में ही हम पुश नहीं कर देते हैं उसको। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया था रेडमैन सिंड्रोम से रिलेटेड, जिसको मैंने आपको डीपली बताया। तो आप इसमें और रिलेटेबल जो सेक्शंस हैं वो देख सकते हैं कि रैपिड, अगर इंट्रावीनस इंजेक्शंस जो यहाँ पे और ऑप्शंस दिए हैं जिसकी वजह से, और कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। रैपिड इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ क्लिंडामाइसिन अगर लगाया जाए तो दैट विल लीड टू विच इन्फेक्शन, ऐसे आपको सर्च कर लेना है, या फिर यू कैन रिलेट टू सर्टन थिंग्स। एंड पिप्रा एसिलीन से अगर होगा तो क्या हो सकता है, या फिर लिनाजोलिड से क्या हो सकता है, सो दैट आपको सबका एक पता चल जाए। जैसे कि अगर क्लिंडामाइसिन होता है तो सीवियर डायरिया मिलता है, वहां पे क्लोस्ट्रिडॉइड्स डिफिसिल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें हमारी जो कोलोन है वहां पे कोलाइटिस की कंडीशंस हो जाती हैं, तो सीवियर डायरिया एंड स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस वहां हो जाएगा। there will be very much inflammation in your colon and abdominal pain and फीवर रहता है। बाकी उसमें भी लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इवन कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, रेयर है बट सीरियस कंडीशन में जा सकता है, एंड देयर विल बी अ मेटालिक टेस्ट इन दी माउथ। इसलिए इसका भी स्लो आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है फॉर 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स कम से कम आपको उसका आईवी चलाना है, जैसे वैनकोमाइसिन का 60 मिनट्स आपको कम से कम आईवी चलाना है। ऐसे ही आपको सर्च करना है कि अगर रैपिड आईवी इंजेक्शन दिया गया रिलेटेड टू द पिप्रा एसिलिन, तो फिर हमको क्या मिलेगा देखने के लिए, कौन सा डिसऑर्डर होगा, उसके क्या सिम्टम्स होंगे, ये चीज आपको सर्च करनी है सारे ऑप्शन से, सो दैट अगर इनसे रिलेटेबल कोई और क्वेश्चन आता है तो या तो आप उसे एलिमिनेट कर पाएंगे, और या फिर आप उसमें जो भी आंसर होगा उसको एक्यूरेसी से क्लिक कर पाएंगे, अगर सेम क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं तो। अगर पिप्राइसिलिन होता है तो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी मिलती है, सिजर्स मिल सकते हैं उसे, एनसेफेलोपैथी भी मिल सकता है उसको, एंड रीनल इम्पेयरमेंट कैन बी देयर। ओके, सो मेन इज दी सीजर्स एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। पोटेशियम लेवल बहुत कम हो जाता है वहां पर, एंड वहां पे आपको एनाफिलेक्सिस एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। लोकली रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, ये सारे ही होते हैं, और उसको भी 30 मिनट्स तक आपको इसका इन्फ्यूजन देना पड़ता है। ऐसे ही आप लिनाजोलिड से रिलेटेड भी सर्च करेंगे, एंड उसके बाद लिखेंगे कि उससे रिलेटेड कौन सा आपको डिजीज देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो गया आपका फुल एनालिसिस, जिसमें हर ऑप्शन का आपको आंसर पता चल जाना चाहिए कि कौन से डिसऑर्डर्स किसकी वजह से हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है, सो दैट अगर सेम चीजों को उठाकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे जो सुश्रुत से आया है।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द क्रियाकल्प। क्रियाकल्प से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप लिनोजोलिड का भी लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट कि इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है और सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है इसमें। ओके, सेरोटोनिन सिंड्रोम यहाँ पर मिलता है। इसको भी 30 से 120 मिनट में बोला गया है इन्फ्यूजन करने के लिए। इससे ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, और बोन मैरो सप्रेशन भी मिलता है। ठीक है, ऐसे कोई सिंड्रोम का इनका नाम नहीं है, जबकि रेडमैन सिंड्रोम एक सीधा डायरेक्ट सिंड्रोम था जो सिर्फ वैनकोमाइसिन में मिलता है, इसलिए ये क्वेश्चन उससे रिलेट करता है। नेक्स्ट आते हैं हम कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द क्रियाकल्प। सुश्रुत हैज एक्सप्लेन्ड 5 टाइप्स ऑफ नेत्र क्रियाकल्प। ओके, शारंधर हैज एक्सप्लेन्ड 7 टाइप्स ऑफ नेत्र क्रियाकल्प। बिल्कुल सही है ना। फिर कौन से हैं वो दो एक्स्ट्रा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। क्रियाकल्प आर एक्सप्लेन्ड ओनली बाय सुश्रुत। वैसे ये पढ़ना बहुत जरूरी था। जब शारंधर का स्टेटमेंट आ गया कि उन्होंने भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो ओनली कैसे आप करेक्ट मान सकते हैं? ये स्टेटमेंट तो यहां पहले ही गलत हो गया। एक बार ऑप्शन देखो, सी किस किस में है। सी सिर्फ इस स्टेटमेंट में था, तो फोर्थ ऑप्शन हमने कट कर दिया। ए और बी हमें सही लग रहा है, तो ये तीन हमारे ऑप्शंस बन सकते हैं। अब हमें डी और ई में इसे क्लिक करना है। क्रियाकल्प अ थेरेपेटिक प्रोसीजर एक्सप्लेन बाय सुश्रुत एंड वाग्भटा। ओनली तो नहीं लिखा है यहाँ पे, ऐसा लिखा सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने एक्सप्लेन किए हैं जी, किए हैं। क्रियाकल्प द मेजर पैरा सर्जिकल प्रोसीजर, बच्चे पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं होते हैं वो। ओके, वहां पे जो क्रियाकल्प बताए गए हैं, जैसे तर्पण है, सेक है, पिंडी है, विडालक है ना, अंजन है, ये सारे जितने भी कर्म है, यहाँ पे हम कुछ भी सर्जिकल तो यूज नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, तो इट इज नॉट अ पैरासर्जिकल प्रोसीजर, तो ये गलत हो जाता है। तो ए, बी और डी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। व्हाट इज द एनालिसिस? एनालिसिस कि आपको क्रियाकल्प वाला जो सेक्शन दिया गया है सुश्रुत के उत्तर तंत्र 18 चैप्टर में, आपको उसे गो थ्रू करना है। सबके सम्यक योग अच्छे से पढ़ने हैं, अति योग के लक्षण अच्छे से पढ़ने। हो सकता है अगली बार वो उससे रिलेट करके क्वेश्चंस देख आपको, या फिर हो सकता है कि जो इसके एक्स्ट्रा टाइप्स हैं, शारंधर की जगह किसी और आचार्य का नाम लिखकर दे सकते हैं, वाग्भट के सेक्शन में वो दे सकते हैं कि इन्होंने ये टाइप बताया है। तो दैट मीन्स क्रियाकल्प दे हैव फोकस्ड। चलो नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर measures of central tendency? This is from the research section and this question has been from Shushrut Uttar Tantra. Okay, so they have touched the Uttar Tantra. तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। इसके साथ जब हम पूरी सीरीज सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज देयर ट्रेंड। वो बार बार कौन से एक साल छोड़ के कुछ रीजन्स को या कुछ टॉपिक्स को रिपीट करते हैं। ओके, और जो टॉपिक्स हर साल रिपीट हो रहे हैं वो भी। अब आते हैं, ये क्या है, ये इसका लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है? ये एक बिल्कुल सिंपल लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना। इसमें बस क्वेश्चन ढंग से पढ़ना जरूरी था, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? वी ऑल नो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मोड एंड मीडियन। प्रोबेबिलिटी इज नॉट अंडर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट, इनकी आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मोड। जो बार बार मोस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंसीज में आती है वो मोड होता है, जो एवरेज है वो मीन होता है, मीडियम इज दी 50th परसेंटाइल जो रहती है हमारी मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। व्हाट डिनोट्स व्हाट, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्स बार से क्या समझ रहे हैं, लोअर लिमिट हम किसे लेते हैं, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। ओके, बिकॉज द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग। हाउ डू वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी जो है उसमें p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस करके क्या आता है, व्हाट इज द रेशो फॉर दिस, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और ऑड्स रेशो दोनों में डिफरेंस होता है। करेक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम किस पे आ जाते हैं। Given below are two statements. One is labeled as assertion, other is labeled as reason. Assertion reason का question है, ठीक है। Statement बोला parametric tests are used to test the significance of quantitative data. Correct. Quantitative data जो है वो parametric tests के द्वारा हम पूरा का पूरा टेस्ट करते हैं। फिर ये रीजन दे रहे हैं, बिकॉज द क्वांटिटेटिव डाटा are obtained by ranking method. Does it
seems true to you? No, it is a false statement. Quantitative data is not obtained by ranking method. क्वांटिटेटिव डाटा तो वहां पे हमें डायरेक्टली हम कलेक्ट भी करते हैं और रैंकिंग मेथड की उसमें हमें जरूरत नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Now you should know कि quantitative data is obtained by which method? We all know quantitative data is obtained by survey and questionnaires. We all know it is obtained by experiments. We all know it is obtained by observation method. या फिर हम सेकेंडरी डाटा एनालिसिस भी कर सकते हैं सेंसस के थ्रू डाटा को लेकर, इंटरव्यूज के थ्रू, सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से। ओके, तो इसके थ्रू हम हमेशा इस क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जो कि एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ऑलवेज इन अ पॉपुलेशन, एंड ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हम बेल शेप कर्व देखते हैं तो ये आपको टुवर्ड्स द मिड आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस इसमें हमें मिलता है। इंटरवल और रेशो स्केल डाटा दोनों ही इसमें मिलते हैं। व्हाट आर द कॉमनेस्ट टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट? टी टेस्ट इज देयर, okay, ANOVA test is there, that is analysis of variance. Pearson's correlation is there. So these are certain common tests जो आपको पता होने चाहिए, which comes under the पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसमें सैंपल साइज जो है वो 30 से कम, 30 से ज्यादा, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो वो आपको पढ़ना है दोबारा से, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं किस पे, मतलब हमें पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पता होना चाहिए, दोनों के डिफरेंस पता होने चाहिए। कौन से वाले जो टेस्ट हैं, जैसे टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, किसमें हमें मोर देन 30 का डाटा चाहिए, किसमें हमें लेस देन 30 का सैंपल साइज चाहिए होता है। काई स्क्वायर टेस्ट टेस्ट में क्या बताया गया है, क्रिस्कल वॉलीज में क्या होता है, एनोवा में क्या होता है, ये आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए बेसिक। कौन सा क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, कौन सा क्वालिटेटिव के लिए है, क्वांटिटेटिव डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर रेशो स्केल ये क्या होता है हमारा, नॉमिनल ऑर्डिनल क्या होता है हमारा, ये आपको पता होना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम किसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ गायनेकोमेस्टिया। ओके, इट इज रिलेटेड टू गायनेकोमेस्टिया, जो कि मेल्स में ये दिक्कत हो जाती है। तो इसमें आपको अब सारे ऑप्शंस एक बार अच्छे से देखना है। टेराटोमा ऑफ टेस्टिस, लेप्रोसी, सिरोसिस ऑफ लिवर और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। गायनेकोमेस्टिया कुछ भी नहीं है, इट इज द बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ द मेल ब्रेस्ट टिश्यू, जो कि एस्ट्रोजन का जो डिसबैलेंस होता है एंड टेस्टोस्टेरोन का, उसकी वजह से होता है। ये हमेशा एक ही ब्रेस्ट को ज्यादातर करती है। मोस्ट कॉमनली वन ब्रेस्ट जो होती है उनकी जो मेल्स होते हैं वो थोड़ी एनलार्ज होती है इन साइज, कभी कभी बोथ ब्रेस्ट को भी कर सकती है। ज्यादातर ये आपको पिबर्टी में दिखता है एंड एजिंग में या न्यूबॉर्न्स में भी ये दिख सकता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देन टेंडनेस या फिर पेन भी रहता है कभी कभी, एंड देयर इज ऑलवेज एसिमेट्री। ओके, इनटू दैट अब आपको पता होना चाहिए कि इसके एग्जामिनेशंस क्या होते हैं। हो सकता है अगली बार एग्जामिनेशंस से भी इसमें क्वेश्चन आए, तो आप एक हार्मोनल टेस्ट करवाएंगे उस पेशेंट का, जैसे ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इनके लेवल्स आप चेक करेंगे, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन लेवल्स आप वहां पे डायग्नोसिस के लिए चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन उसमें की जाएगी ताकि आप फैट एक्यूमुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सके साइज ऑफ द ब्रेस्ट से। अल्ट्रासाउंड या फिर मैमोग्राम भी करेंगे कि उसे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो रहा है, जो कि मेन में बहुत रेयर होता है ये। टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड जो है वो भी यहाँ पर किए जाते हैं। ओके, तो विच इज नॉट द कॉज, आपको देखना है कि इसका कॉज कौन सा नहीं है। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है उसमें ये आपको नहीं मिलता है। ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में ये आपको नहीं मिलता है। तो कॉज ऑफ गायनेकोमेस्टिया जो है वो बेसिकली इस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब आपका खराब होता है उसकी वजह से होता है। सिरोसिस ऑफ लिवर के कॉम्प्लिकेशन में ये मिल सकता है। ओके, लेप्रोसी की वजह से ये आपको मिल सकता है एट द एंड। टेराटोमा ऑफ टेस्टिस में भी ये आपको मिल सकता है। सिरोसिस ऑफ लिवर जो होता है उसमें क्या होता है, आपका इस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट करने लग जाता है इस्ट्रोजन, एंड इसकी वजह से ये बढ़ जाता है। टेस्टिकुलर जो ट्यूमर्स होते हैं वहां पे जो हमारे सर्टोली सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली इस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं जब आपका टेराटोमा ऑफ टेस्टिस वहां पर होता है। करेक्ट। फिर लेप्रोसी वाली जो कंडीशन होती है उसमें भी एक्सेसिव वहां पे इस्ट्रोजन बनने लग जाता है, इसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण ये वहां पर हमें
मिलता है, जबकि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट अ कॉज। ये क्वेश्चंस हमारे हाथ में नहीं होते हैं, इट इज अ मिसलेनियस क्वेश्चन। अगर आपने इस बारे में कभी पढ़ा होगा या फिर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि आप एक सही गेस लगाने के उसमें रहते हैं, तो ही आपका ये क्वेश्चन सही होगा। आइदर इट्स बेटर टू लीव अगर आपको नहीं आता है तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में मार्क्स गंवाना खराब है, बेकार है। हम्म। ओके। तो आप अब क्या कर सकते हैं, आप कुछ ऐसी गायना कंडीशंस इन मेन पढ़ सकते हैं जो इसी से रिलेटेड है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और वो मेन में दिख सकती हैं। या फिर आप इसके साथ साथ जो हमारी कंजेनाइटल क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज होती हैं, जैसे पटाउ सिंड्रोम किससे होता है, डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, निफिल्टर सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, एंड ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीजेस कौन सी हैं, किससे होती हैं। आपको ये सारी चीजें इससे इंसाइट्स लेनी चाहिए कि आपको एक बार इन्हें गो थ्रू करना चाहिए। ट्राइजोमी से क्या मिलता है हमें, किसी की 13 नंबर के क्रोमोसोम से हमें क्या मिलता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। डाउन डाउन सिंड्रोम पढ़ रहे हैं तो उसमें कैसी नेक होती है, शॉर्ट वेब नेक होती है क्या, ये आपको जरूर इसमें पढ़ लेना है। ये सब जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ उन्हें नोट डाउन करना है, और दिन का आधा घंटा निकालना है उसके बारे में सर्च करके और पढ़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज आचार्य चरक के द्वारा महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी निम्न में से किसके संदर्भ में कहा है। गुल्म, विसर्प, रक्तपित्त या फिर अपस्मार। ये शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स होते हैं जो डायरेक्ट बुक में दिए हैं। हमें क्या समझना है, चरक चिकित्सा से ये क्वेश्चन पूछा है। महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी रक्तपित्त के लिए कहा है, डायरेक्टली आया है, पहले ही पन्ने पे वहां पे लिखा हुआ है, तो आपको ये याद होना चाहिए, है ना। तो महागदम महाशब्दवत क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में जो इसके काउंटर पॉइंट्स हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। वो आप कहाँ से पढ़ेंगे, आपका जीपी का कंपैरेटिव जो आपको मिलेगा उसमें एक साथ लिखे हुए हैं बिल्कुल। नीचे की साइड पे एक जो पेज है उसमें लिखे हैं लास्ट में ये, तो वहां से आपको इन्हें रिवाइज करना है। जीपी का कंपैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 82 पेजेस। उनको जितनी साइकिल्स हो सके उतनी साइकिल्स में उसे याद करना है। किसी को सुना दीजिए। ओरल रिवीजन सेशंस में आप एनरोल कर सकते हैं, उसमें आप सुना सकते हैं, बिकॉज वो रेगुलरली सेकेंड साइकिल अभी चल रही है बच्चों की, उसकी रिविजन की। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको ऑन द डे ऑफ एग्जाम, जब आपको पूरा सिलेबस एक साथ लेकर चलना है, वो हेल्प करती हैं, क्योंकि वहां पर मेन नगेट्स दिए हुए हैं जो जरूरी हैं। करेक्ट। इसके साथ साथ आप सबका एक निकाल सकते हैं कि गुल में कुछ विशेष चीजें बोली गई हैं, विसर्प में कुछ दी हैं, या अपस्मार में। देखा जाए तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उन्होंने ऑप्शंस भी ऐसे नहीं दिए कि श्वास ऑप्शन में दिया हो, है ना। ऐसे कोई भी उन्होंने ऑप्शंस नहीं दिए जो उससे रिलेटेबल हो। उन्होंने ऑप्शंस बिल्कुल अलग दिए हैं, डायरेक्ट आंसर आपसे वो चाहते हैं। चरक उन्होंने मेंशन किया है, आचार्य का नाम, हमेशा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है सुश्रुत के अनुसार शिशिर अभिनंदनम निम्न में से किस प्रकार के अभिषंद का लक्षण है। ये आया सुश्रुत उत्तर तंत्र से, अभिषंद से क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभिषंद जो रोग है वो कौन सी गत व्याधि है, वो किस में आता है, सर्वगत में आता है या फिर वो मतलब संधिगत में तो आता ही नहीं है, वर्तमगत में आता है, किस में आता है, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभिषंद के कितने भेद होते हैं, अभिषंद क्या वेद्य व्याधि है, ये आपको पता होना चाहिए। अभिषंद की उपेक्षा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पेशेंट को अधिमंत होगा क्या। ये सारे मैं आपको क्वेश्चंस इसलिए छोड़ रही हूं ताकि जब आप पढ़ेंगे उस चैप्टर को तो आप इतनी गहराई से उसे पढ़ेंगे, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि हाँ अब मुझे ये आता है। करेक्ट। तो आपको ये पढ़ना है कि वेद्य व्याधियां फिर कितनी होती हैं टोटल, अगर अभिषंद एक वेद्य व्याधि है तो, है ना। वातज अभिषेक में क्या चिकित्सा देते हैं, अर्धोदक क्षीर अजा दुग्ध के साथ देते हैं सेक और आष्टोतन के लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दैट। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा रोग है, किसमें आता है, शुक्लगत, वर्णगत, संधिगत, सर्वगत, कृष्णगत, है ना। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि उसकी चिकित्सा क्या होती है, वेद्य है, लेख्य है, असाध्य है। तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक बताया है किसी एक अभिषेक के लिए चिकित्सा, तो वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे वातज अभिषेक में अजादुग्ध और अर्धोदक क्षीर बताया है उन्होंने। हम्म। अब ये क्लिनिकल फीचर आपको पता होना चाहिए। सुश्रुत के अनुसार शिशिर अभिनंदनम निम्न में से किस प्रकार के अभिषेक का लक्षण है। पित्तज अभिषेक का ये लक्षण है, उसको ठंडी चीजें अच्छी लगती हैं। इसे डायरेक्ट भी कोई अगर बच्चा चाहता तो लगा सकता है, ठंडी चीजें पित्त प्रकृति को ही अच्छी लगती हैं, है ना। तो पित्तज में
इसके अलावा आपको वातज के लक्षण अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्या क्या वातज में बताया है, क्या क्या कफज में बताया है, और क्या क्या रक्तज में बताया है। संघर्ष किस में मिलता है? जपा पुष्प जैसा कहाँ पर मिलता है इनमें से? अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो यू कैन रिलेट, चारों ऑप्शंस तो आपके सामने ही है ना, विल बी एबल टू रिलेट दैट। एंड अगर आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं रिवीजन में कमी है तो फिर वो आपको नहीं याद आएगा। ठीक है। अब यहां शिशिर अभिनंदनम लिखा है, अगर क्वेश्चन आ जाए उष्ण अभिनंदा कंडु उपदेहो, तो क्या आंसर लिखेंगे आप? इसको चैट बॉक्स में लिखना है जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया कि आपका लेवल अभी क्या चल रहा है। ढूंढ के लिखना है, नहीं मिलता है तो जब आप बैक रिविजन टेक्निक अपनाते हैं ना, तो वो चीज आप कभी नहीं भूलते। अगर मैं आपको डायरेक्ट बता सकती हूँ, कफ में मिलता है उष्ण अभिनंदा, है ना। ताम्रा श्रुता किस में मिलता है? ताम्रा श्रुता रक्तज अभिषेक में मिलता है। करेक्ट। वाग्भट ने क्या बोला है? शारोषित शताक्षित्वम बोला है फॉर पित्तज अभिषंद। ठीक है। मैंने आपसे पूछा संघर्ष कहाँ मिलता है, संघर्ष से तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ मिलता होगा। संघर्ष इज जस्ट लाइक फॉरेन बॉडी सेंसेशन जो वातज अभिषेक में मिलती है। उसमें एक लाइन आती है शिशिर अश्रुता, ठंडे आंसू, शिशिर अश्रुता वहां पर आते हैं, शीत अश्रु। ठीक है। तो वो और ये दोनों के दोनों कंपैरेटिव हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहां स्तंभ मिलता है, रोमहर्ष मिलता है वातज में, संघर्ष मिलता है, पारुष मिलता है, विशुष का भाव रहेगा, शिरो अभिताप भी वहीं मिलता है। अगली बार अगर वो शिरो अभिताप लिख दे तो पित्तज अभिशन नहीं लगाना है। शिरो अभिताप आपको सुश्रुत उत्तर तंत्र 6/6 नंबर श्लोक में मिल जाएगा, जो कि वातज अभिशन में ही मिलता है। ठीक है। शिशिर अश्रुता वो इसका कंपैरेटिव था। ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक के लक्षण याद करने हैं। वो इसको पूछ रहे हैं, मतलब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये एक सर्वगत व्याधि है अभिष्यंद, प्लस ये व्याधि वेद्य होती है। चार इसके भेद होते हैं, आदिमंत में ये कन्वर्ट हो जाती है अगर इसकी उपेक्षा आपने कर दी तो। नेक्स्ट इज अजाक्षीर लघु गुण होने से क्या कारण है? अजाक्षीर जो है वो लघु गुण होती है, इसका क्या कारण है? पर पहले तो आपको सारे वर्ग जरूर पढ़ लेने हैं इसके लिए। कभी भी चरक सुश्रुत के जब आप वर्ग पढ़ते हैं, चाहे वो 45 चैप्टर हो आपका, जो 45-46 से रिलेटेड चैप्टर है सुश्रुत सूत्र में, चाहे वो चरक सूत्र का 27वां अध्याय हो, उसमें आपको हमेशा दुग्ध वर्ग, मधु वर्ग, उसमें जो आपका पेया विलेपी से रिलेटेड वर्ग है चरक वाला, तक्र से रिलेटेड जो वर्ग है, जल वर्ग जो सुश्रुत में दिया गया है, या फिर मूत्र वर्ग जो दिया गया है, इन्हें नहीं छोड़ना है। जिसमें सुश्रुत का मूत्र वर्ग तो बहुत अच्छे से करना है, दुग्ध वर्ग बहुत अच्छे से करना है, दधी तक्र से रिलेटेड जो वर्ग दिए हैं, मधु बहुत अच्छे से करना है, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन इन अ वाइल। लघु गुण पूछा, यह ज्यादा शारीरिक गतिविधि करती है। बिल्कुल सही बात है। हम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तब भी हम ये देखते हैं कि लघुता इसलिए होती है क्योंकि जो अजा होती है वो इधर उधर घूमती रहती है और खाती रहती है पत्ते। यह ज्यादा पानी पीती है, ऐसा तो कुछ हमने नहीं देखा है। पानी ज्यादा पिएगी तो फिर तो अग्निमांद्य हो जाएगी उसमें, है ना। यह कटु तिक्त रस प्रधान आहार का सेवन करती है। ऑब्वियसली हम जब इसमें अजाक्षीर के अगर आप गुण प्रधानता भी देखेंगे तो भी आपको वो मिलेगा। वह कम मात्रा में पानी पीती है। अब ये हो गए दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट जहां आपको लगाना था अपना युक्ति प्रमाण। ठीक है। अगर आप खुद सोचिए, आप कोई खाना खाते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से वॉक करते हैं, अगर आप पानी नियमित पीते हैं, 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, लिमिटेड पानी पीना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना होता है, 2 लीटर अगर बोला है तो इट्स इनफ, ऐसा नहीं 5-5 लीटर पानी पी रहे हैं आप। कटु तिक्त रस प्रधान ये होती है, दैट इज करेक्ट। कम मात्रा में पानी पीती है वो मोर अप्रोप्रिएट है। जब कम मात्रा में पानी पिएगी तो अग्नि से पाचन अच्छा होगा, इसलिए लघु गुण से वो सूट करेगा। तो ये आपकी युक्ति से डी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा था, तो आप इसके ऑप्शंस देखिए। ए 100% आपको पता था सही है, डी 100% आपको पता था सही है। ए और डी, मतलब ए और सी, आपको ये दो ऑप्शन पता थे कि ये 100% करेक्ट है। कटु तिक्त रस प्रधान इसलिए ही होगा आहार क्योंकि जितने भी हमारे पत्ते होते हैं, कोई मीठा पत्ता होता है क्या? बिल्कुल ही मीठे मीठे पत्ते हैं, खारी होगी वो, उन्हें उसके लिए अलग से रखे गए हैं प्रकृति में, ऐसा तो कुछ नहीं है। हर पत्ता कटु तिक्त कषाय इस तरीके के ही रस वाले मोस्टली होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही होते हैं, बट मोस्टली ऐसे ही होते हैं।
तो हम ये मान सकते हैं कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। युक्ति भी लगानी है पेपर में, हर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि प्लेट में परोस दिया है, और जो प्लेट में परोसे हुए क्वेश्चन है वो सिली नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी पढ़ाई को दिखाएंगे कि आपने समिता कैसे पढ़ी है, जो सिलेक्शन आपको जरूर दिलाएंगे। ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, इसलिए मैं डिकोड करा रही हूँ अच्छे से आपको, ताकि आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप थोड़ी युक्ति लगा सके वहां पर, है ना। तो ए और सी इसमें था साथ में, बाकी सब में कहीं दिख रहा है आपको ए और सी साथ में? ए ऑप्शन इसमें है और इसमें है, ठीक है। सी तो आपको चाहिए ही चाहिए कैसे भी आंसर में, तो मतलब ए सी और डी ही आपका आंसर जाना चाहिए, डी को आपको वहां से हाँ मान लेना है, ठीक है। इस तरीके से भी आपको आंसर लगाना है ऑप्शंस देख के, क्योंकि एग्जामिनर वांट्स कि आप आंसर करेक्ट ही लगाएं। अब आते हैं किस पे? चरक संहिता के अनुसार निम्न पर विचार करें। मंद, विज्जल, अच्छ एवं द्रव गुण कफ प्रकृति निर्माण में सहायक होता है। कहां से क्वेश्चन आया? रेफरेंस तुरंत आपको याद आना चाहिए। प्रकृति मैंने कहाँ पढ़ा? चरक विमान 8 में पढ़ा मैंने। तो मंद, विज्जल, अच्छ एवं द्रव गुण किस प्रकृति में होता है? ये कह रहे हैं कफ प्रकृति में ये होता है, ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं किस पे? लक्षण, मृदु और तीक्ष्ण गुण पित्त प्रकृति के निर्माण में क्या है? सहायक है। आप अपना नॉलेज चेक करते जाओ, क्या क्या आपको याद आ रहा है इन प्रकृतियों से रिलेटेड, ठीक है। आपको कौन से गुण याद आ रहे हैं, ये आपको रिवाइज करते जाना है साथ के साथ, कि मैंने इतनी बार प्रकृति पढ़ा, क्या मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, कौन से गुण उसमें थे। प्रकृति से क्वेश्चन हमेशा आता है, जैसे जागरूक जो है वो किस प्रकृति का गुण है, कौन से गुण की वजह से आपको मिलता है वो जागरूक गुण, है ना। इस पे क्वेश्चन आता ही है हर बार, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट इज लघु, बहु और विशद गुण वात प्रकृति के निर्माण में सहायक है। अभी तक सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो हमें देखने के लिए मिला वो कौन सा मिला? यही वाला मिला, लघु, बहु और विशद। विशद भी वहां पे हमें मिलता है, लघुता भी उसमें होती है, बहु भी है, क्योंकि सिरा जाल संततः बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलती हैं उस प्रकृति में, मिलती हैं कि नहीं। फिर आता है कफ प्रकृति पुरुष अति शीत को सहन नहीं कर सकते, ठीक है। कफ प्रकृति पुरुष क्या नहीं कर सकते? अति शीत को सहन नहीं कर सकते। पित्त प्रकृति पुरुष स्वेद, मूत्र और पुरुष का अधिक त्याग करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। आपको क्या निकालना है? आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, देन आंसर देना है। अब देखो, वात प्रकृति में इन्होंने दिया लघु, लघु से चपल गति होती है उसकी। बहु, बहु से बहु प्रलाप कंडरा सिरा प्रतान होता है। विशद, विशद से संधि शब्द गामिनश्च स्फुटित अंग होते हैं, ठीक है। तो संधि की शादी में शब्द हुआ था, ऐसे याद किया था हमने इसे, है ना। संधि की शादी में शब्द हुआ, तो संधि शब्द गामिनश्च जो है वो हमें यहां पर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? हम आते हैं कफ प्रकृति पे। कफ प्रकृति पे हमें मंद मिलता है, विज्जल मिलता है, अच्छ मिलता है। द्रव गुण मिलता है क्या? नहीं मिलता है, वो पित्त में मिलता है। पित्त प्रकृति जो है उसमें मृदु मिलता है क्या? हमें नहीं मिलता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसमें क्या क्या आपको गुण मिल रहे हैं। वहां पर तीक्ष्ण गुण होता है, जिसमें पराक्रम, तीक्ष्ण, आग्नेय, प्रभुत, अशन, पान बोला गया है, क्लेश और सहिष्णुता बोली गई है ना। तो ये ऑप्शन वहीं से ये गलत हो जाते हैं, गलत ऑप्शंस को हटा देना है। लक्षण गुण नहीं मिलता है हमें पित्त में, वो हट गया, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट है। सी ऑप्शन 3 ऑप्शंस में दिया गया है। अब आपको निकालना है डी सही है या ई सही है। हम्म। कफ प्रकृति पुरुष अति शीत को सहन नहीं कर सकते, या पित्त प्रकृति पुरुष स्वेद, मूत्र पुरुष का अधिक त्याग करते हैं। ई तो बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा भी है ना। उसमें लिखा हुआ है कि प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरीश द्रवगुण के कारण ऐसा होता है, जबकि कफ प्रकृति पुरुष अति शीत को सहन नहीं कर सकते, ऐसा आपको नहीं मिलेगा डायरेक्टली। ओके, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये? यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ई है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसका आपने डायरेक्ट पढ़ा है। द्रव गुण के कारण शिथिलता, मृदु संधि, मास, प्रभूत शिष्ट स्वेद मूत्र पुरीश मिलता है, तो सी और ई आपका करेक्ट हो जाता है। सी और ई कहीं और साथ में नहीं दिया गया है, इसलिए दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, करेक्ट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करिए चरक मत अनुसार।
ठीक है। इन्होंने कहा सिद्धार्थक स्नान, पहले ये देख लेना है, सही उत्तर का चयन इन्होंने पूछा है, सही युग्म इन्होंने पूछा है। सिद्धार्थक स्नान कराते हैं कुष्ठ की व्याधि में। ओके। बहुशो घृतम च उत्तर भक्तिकम, राजक्ष्मा में बताया है। लंघन कराते हैं वातज अपस्मार में, नहीं कराते। पंचगव्य घृत हृदरोग में देते हैं, बिल्कुल नहीं। गंडीराद्य अरिष्ट वात व्याधि में बताया है, वो भी नहीं बताया है। ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, वातज अपस्मार भी देख लेना है कि वातज अपस्मार की चिकित्सा में क्या बताया गया है। आपको पता होना चाहिए कि पंचगव्य जो घृत बताया गया है वो कहाँ पर बताया गया है, गंडीराद्य अरिष्ट कहाँ बताया गया है, शोथ के रोग अधिकार में बताया है या फिर अर्श में बताया है, ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। और बहुशो घृतम च उत्तर भक्तिकम राजक्ष्मा में डायरेक्टली आया है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, चरक के चिकित्सा स्थान से। आई ऑलवेज से 1 to 10 चैप्टर आपको योग टिप्स पे याद होने चाहिए, आपको उनकी चिकित्सा टिप्स पे याद होनी चाहिए। जितनी बार आप 1 to 10 को रिवाइज करोगे उतना ही बेटर आपको आंसर मिलेगा। अब जैसे पंचगव्य घृत है, पंचगव्य घृत विषम ज्वर की चिकित्सा में हम देते हैं, है ना। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा, कंपैरेटिव जो योग का एक पेज होता है, वो हमारे टेलीग्राम हैंडल पे भी डला हुआ है, अगर आप उसकी मीडिया चेक करेंगे तो वहां पे आपको वो मिल जाएगा। तो वो वाला आपको 100% करना है। और अगर किसी के पास आई थिंक आयुर्वेद समुच्चय या फिर दूसरी एक बुक है संजय पाटिल सर की, उसका 100 नंबर पेज नंबर पे कंपैरेटिव सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे जो दिए गए हैं। और गंडीर आद्य अरिष्ट एज आई सेड शवथु रोग अधिकार में मिलता है, वातजपस्मार में लंघन नहीं कराते हैं, तो ये उसकी चिकित्सा नहीं है। तो सी डी ई तीनों ही गलत हो गए। ए हमारे लिए 100% सही था। पूरे ऑप्शंस देख लो आप, ए कहीं नहीं है। सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में ही होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आप सिर्फ एक ऑप्शन देख के भी इसको बिल्कुल टिक कर सकते थे, मतलब एक ऑप्शन आपने करेक्ट ढूंढ लिया है, उसको देखो कहीं और है नहीं है। बी आपको सही लग रहा है, अगर अच्छे से याद भी नहीं आ रहा है तो भी आप इसे ले सकते हैं कि आपको इसे टिक कर देना है। ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने नहीं होते, कभी भी नहीं छोड़ने होते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, आशा वरिष्ठ निर्माण में जब गुड़ मधु और प्रक्षेप की मात्रा नहीं बताई हो तब एक द्रोण द्रव, औषधि द्रव, स्वरस, क्वाथ इत्यादि के लिए इनकी सही मात्रा चूर्ण की अपेक्षा कितनी होनी चाहिए, चूर्ण से कितने गुना होनी चाहिए आसव अरिष्ट निर्माण में जब गुड़ मधु और प्रक्षेप की मात्रा नहीं बताई गई होती है। तो ये हम हमेशा पढ़ते हैं जब हम शारंधर पढ़ते हैं, आसव अरिष्ट का जो चैप्टर है वहां देखते हैं, जिसको हमें डायरेक्ट याद भी करवाया जाता है कि गुड़ हमेशा 1 तुला होता है, मधु अर्ध तुला होता है और प्रक्षेप 1/10 तुला उससे होता है। ये आपको याद करवाया जाता है डायरेक्टली। तो इससे आपको समझ में आता है कि प्रक्षेप पे क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आता है, चाहे किसी के भी प्रक्षेप पूछे, वटी के पूछे, चूर्ण के पूछे। ओके। तो क्वेश्चन प्रक्षेप पे आपको जरूर मिलेगा। क्वाथ कल्पना में क्या प्रक्षेप है, क्या रेशो है, मधु कितना है ना, सता कितना है, इस तरीके से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रक्षेप का पॉइंट कभी नहीं छोड़ना है, शारंधर से जो एक टेबुलर फॉर्म होता है उसका डायरेक्टली आपको वो याद ही रखना है। ओके। इससे रिगार्डिंग आई थिंक हमारा कोई एफएक्यू सेशन भी है जो इससे रिलेटेड होगा, तो वो वाली आपको एक वीडियो गो थ्रू आप कर सकते हैं, है ना। और इसको नहीं छोड़ना है, जो प्रक्षेप है प्लस जो पर्याय दिए गए हैं, जैसे बिल्व जो है वो किसका पर्याय है, पल का क्या क्या पर्याय होता है। फिर आते हैं हम, शास्त्र का क्वेश्चन आया, रसरत्न समुच्चय के अनुसार पारद संस्कारों का पारद पर प्रभाव संस्कार फल चिकित्सा लाभ को मिलाइए। मैच द फॉलोइंग तो कभी गलत नहीं होना चाहिए, इतना आपको टारगेट लेके चलना है। मैच द फॉलोइंग में दोनों आंसर दिए हैं, कोई एक ढंग का ऑप्शन आपको चुनना है जो आपको अच्छे से याद हो, एक या दो, उतने में आपका पूरा काम बन जाता है। ठीक है। पारद का संस्कार दिया, नियमन, दीपन, उत्थापन और पातन। क्वेश्चन ये भी आया था कि कौन सा जो है ये पारद का संस्कार में नहीं आते, तो आपको अष्टविध जो बता वहां पे अष्टादश जो संस्कार दिए गए हैं 18, उन सबके नाम जरूर पढ़िए अच्छे से, कि ऑड वन आउट आए तो आपको पता होना चाहिए। 8 तो हमें याद रहते हैं, 18 याद नहीं रहते हैं कभी भी, तो नाम नाम जरूर पढ़ने हैं उनके। ठीक है। इन्होंने बोला नियमन, दीपन, उत्थापन और पातन। ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर किसी को ये पता है दीपक ग्रास खाता है, ऐसे याद करवाया मैंने लेक्चर में, है ना, सब्जेक्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं वहां पर देखेंगे तो दीपक क्या खाता था, ग्रास खाता था। बी का 3 कहीं पे भी है नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या बन गया ये। आप ध्यान से देखो, ऑप्शन में सिर्फ ये दो कॉमन दिए हैं, लेकिन आपने एक ऐसा आंसर पहले से ही चूज किया या फिर आपको ऐसा एक याद था
तो आप उसे डायरेक्टली डाल सकते हैं वहां पे। उत्थापन हमें पता है कि मूर्छा व्यापत्ति नाशन करता है। एक बार मूर्छित हो गया, किसी को उठाना है तो उसके व्यापत्ति को नाशन करने के लिए उठाना पड़ता है, उत्थापन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो, पातन जो है वो वंगादि संपर्कजन्य कंचुक दोष के लिए होता है, ठीक है। और नियमन जो है वो चपलत्व के लिए होता है। तो नियमन भी बहुत इजी ऑप्शन था डायरेक्ट मार्क करने के लिए, दीपन भी बहुत इजी ऑप्शन था, उत्थापन भी ऑप्शन इजी था। आपको कोई एक अच्छे से अगर आता है तो आपका आंसर करेक्टली लग सकता है, पर फिर भी आपको क्रॉस वेरीफाई पूरे ऑप्शंस करने हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं लगा देना है। तो पारद के संस्कार पे क्वेश्चन आया है तो आपको फिर ये भी पढ़ लेना है कि षडगुणित पारद का क्या होता है, दो गुना अगर उसको हमने किया तो क्या मिलता है, कुष्ठ मिलता है वहां पे, है ना। षडगुणित हो जाता है तो वो सर्वरोग हर हो जाता है ना। फिर पांच गुणित अगर आपने गंधक के साथ उसको किया है तो फिर उसमें क्या गुण आते हैं, क्षय रोग का नाश करने वाला वो हो जाता है। तो ये आपको जरूर पढ़ना है। वली पलित कहाँ पे मिलता है, तीन गुना में मिलता है, ऐसे करके वो आपको याद कर लेना है एक बार, ठीक है। और पारद के संस्कार सारे ही याद कर लेने हैं, किसमें क्या क्या आपको मिलता है, नेम मैंने बोला वो आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट इज स्क्रॉटल टंग। देखो मैंने ये पहले भी बताया था जब गायनेकोमेस्टिया आया था कि आपको जितने भी एनॉमलीज हैं कंजेनाइटल जो होती हैं, ऑटोजोमल है या फिर रिसेसिव या डोमिनेंट वाली है या फिर क्रोमोजोमल है, सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड है, वो कर लेने हैं। क्लिनिकल फीचर्स डाउन सिंड्रोम के पूछे, स्क्रॉटल टंग किसमें मिलता है। तो जो स्क्रॉटल टंग है वो क्लिनिकल फीचर मिलती है डाउन सिंड्रोम में। क्या मिलती है, डाउन सिंड्रोम में वो आपको मिलती है। तो आपको ये सारे ही सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम की एनॉमली होती है, उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ओके, ये आपको जरूर वहां पे पढ़ लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, इट इज अ ट्राइजोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉपी वहां पे प्रेजेंट होती है एक, तो ट्राइजोमी होती है 21 नंबर के क्रोमोसोम की। और यहां पर इन्होंने बोला है कि इसके साइंस एंड सिम्टम में क्या मिलेगा, फ्लैट उसका फेशियल, मतलब जो नोज होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, चपटी नोज होती है उसकी, ठीक है। डाउन होती है नोज, ऐसे समझ लो, उठी हुई नहीं है उसका ब्रिज। आलमंड शेप्ड आईज होती है उसकी। कान जो है बहुत छोटे होते हैं। माउथ जो है वो बहुत मतलब स्मॉल होता है। शॉर्ट नेक जिसे हम वेब्ड नेक भी कहते हैं। शॉर्ट स्टेचर होता है उसका। जो टंग है उसकी वो स्क्रॉटल टंग मिलती है। स्मॉल हैंड एंड फीट होते हैं। पामर क्रीज जो होती है उसकी सिंगल होती है। पाम में जो क्रीज होनी चाहिए, मतलब उठाव होता है हमारे पाम में ना एक तरफ पे, तो वो भी बहुत कम आपको वहां पे मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज रिलेटेड टू दी 21 क्रोमोसोम का ट्राइजोमी हो जाने की वजह से, है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें क्या क्या हमें मिलता है, तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो आपको क्या होता है, पार्शियल एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम जो है एक नहीं होता है वहां पे, 45X आपको मिलेगा, मोनोजोमी वहां पे होती है, इसकी वजह से आपको ये मिलता है, ठीक है। तो वेब्ड नेक जो है वो मेन इसका फीचर है, वहां पे सिर्फ शॉर्ट नेक होती है, यहाँ पे वेब्ड नेक जरूर आपको मिलेगी। एंड लो हेयर लाइन होती है इनकी, वाइड सेट निपल्स होते हैं इनके, दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो टर्नर सिंड्रोम आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट हम आते हैं आपके गाउचर्स सिंड्रोम पे। बच्चे देखो, जो भी हमेशा आपको मिलेंगे ना उनको हमेशा आपको याद रखना है इस तरीके से कि जितने ऑप्शंस हैं उनका हमें आंसर जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है, ओके। यहाँ पे जो टर्नर सिंड्रोम होता है वहां पे वो इनफर्टिलिटी भी रहती है, क्योंकि ओवेरियन इनसफिशिएंसी होती है कि वो ओवरीज से स्ट्रीक जो ओवरीज हैं वो हो जाती है, तो एग डोनेशन वगैरह ट्रीटमेंट यहाँ पे करवाया जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं इनको। एंड शॉर्ट फिंगर एंड टोज होते हैं। स्वेलिंग लिम्फेडिमा ये भी इनको मिलता है। आप जो भी बच्चे होते हैं ऐसे वाले, उनमें तो आपको याद रखना है कि टर्नर में एक एक्स नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, गाउचर सिंड्रोम। गाउचर सिंड्रोम जो होता है वहां पे डेफिशिएंसी होती है एक एंजाइम की, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज वहां पर जो एंजाइम है वो नहीं होता, जो कि फैट को वहां पे ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और वो नहीं होता है इसकी वजह से। एक फिलिपिन के गाउचर नाम के फ्रेंच फिजिशियन थे, उनके नाम पे ये सिंड्रोम है। ये तीन टाइप का हो सकता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 टाइप का। यहाँ पे बेसिकली न्यूरोनोपैथिक कंडीशंस होती हैं, मतलब न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये रहता है। प्रोग्रेसिव हो सकता है ये। जो गाउटर सिंड्रोम होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है,
और वहां पे जीबीए जीन नहीं है, या फिर वहां पे एक एंजाइम है जीकेज, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, वो नहीं होता है, उसकी वजह से ये मिलता है, जिसकी वजह से हेपाटोमेगली, स्प्लीनोमेगली मिलती है आपको, बोन पेन, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा, इसलिए बोन फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाते हैं इन लोगों में, एनीमिक रहते हैं ये बहुत ज्यादा, इनमें लो प्लेटलेट काउंट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिलता है, फटीग मिलता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं इनको बहुत ज्यादा। तो मेनली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, एनीमिया हो गया, ऑस्टियोनेक्रोसिस या बोन फ्रैक्चर ऑस्टियोपिनिया इजीली मिलता है, हेपाटोमेगली मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है निफिल्टर सिंड्रोम, या फिर कोई लोग इसे क्लीनफिल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है और ये कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए कि निफिल्टर सिंड्रोम जो आपका है वो एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि मेल को अफेक्ट करती है, टर्नर जो है वो फीमेल को इफेक्ट करती है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स होता है, यहाँ पर एक एक्स गायब हो गया था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स होगा, क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है उसमें, तो एक्स वाई के साथ साथ एक और एक्स होता है, डबल एक्स वाई होते हैं ये लोग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डिसजंक्शन हो जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा लंबे होते हैं। इसमें रिड्यूस्ड मसल टोन मिलेगा, टेस्टिस बहुत स्मॉल होंगे, इनफर्टिलिटी रहेगी, लो स्पर्म प्रोडक्शन रहता है इनमें, गायनेकोमेस्टिया इनको मिलता है, रिड्यूस फेशियल एंड बॉडी हेयर रहते हैं, लो बोन डेंसिटी होती है इनकी, ऑस्टियोपोरोसिस भी आपको इनमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं नो डाउट, बट मेन मेन जो मैं आपको बता सकती थी व्हाट आई कैन डिलीवर, आई हैव टोल्ड यू। करेक्ट, तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं कौन से एरिया कवर कर रहे हैं, ये जेनेटिकल चीजें कवर कर रहे हैं, गायनी से रिलेटेड वाली चीजें मॉडर्न में कवर हो रही हैं, है ना। मैंने आपको कहा था एरियाज आपको नोट डाउन करते जाना है। ओके, नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन। चरक के अनुसार शिरोविरेचन के अतियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही भी लिखा है, नहीं भी लिखा है, तो सही नहीं है, ढंग से पढ़ लेना है क्वेश्चन को। अक्षी अर्थी, शंख अर्थी, श्रवण अर्थी या नासा अर्थी। वैसे देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आप चरक सिद्धि वन उठाते हैं वहां पे शिरोविरेचन के अतियोग अयोग सबके लक्षण दिए गए हैं, अगर आपने वो अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली। देखो जब शिरोविरेचन देते हैं तो अक्षीय अर्थी हो सकती है अतियोग होने पर, शंख प्रदेश में आपको दिक्कत हो सकती है, और श्रवण में भी हो सकती है, पर नासा में कोई भी पेन नहीं बताया है चरक ने, तो नासा अर्थी इज दी रॉन्ग क्वेश्चन। मतलब चरक सिद्धि वन इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको वमन विरेचन के अतियोग कहाँ पे उन्माद मिलता है ना, कहाँ पे श्वास है, कहाँ प्रतिशाय मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपैरेटिव उसको आपको चरक सूत्र 15 के साथ पढ़ लेना है। ठीक है, तो दिस इज द पोर्शन, लाइक इन दी ओरल रिविजन सेशन जो हमारे यहाँ कंडक्ट होते हैं उसमें आई ऑलवेज आस्क द कंपैरेटिव पॉइंट्स ओनली, बिकॉज दिस वाज अ रीसेंट सिलेबस जो उनको दिया गया था, इसलिए मुझे और ज्यादा पॉइंट्स इसके याद आ रहे हैं। तो शिरोविरेचन के अतियोग के साथ साथ आपको वमन विरेचन के अतियोग, बस्ती के, अनुवासन बस्ती के, निरूह बस्ती के, किसके विरेचन वत बताए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं छोड़ा करते, उनको बार बार रिवाइज किया करते हैं। ठीक हो गया, आज हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आई होप आपको ये पसंद आया हो, जो क्वेश्चंस मैंने आपको बीच में पूछे और जो बोला एरिया, अभिषंध हो चाहे वो रिलेटेड टू आपके सिंड्रोम्स हो, किसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है, ये आपको पढ़ लेने हैं, या फिर अपने माइंडसेट में रखना है कि जब भी आप इनको गो थ्रू करें तो एक एक्टिव रीडिंग दें। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप इट वुड बी हेल्पफुल टू यू, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा हमारे, एंड बाकी सारी कोई भी क्वेरीज हो तो हेल्पलाइन का नंबर भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, एंड आई होप यू लाइक दिस।